अब जो है हम यूनिट सेकंड जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि यूनिट सेकंड में जो है कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉस्ट शीट? कॉस्ट शीट क्या होती है? व्हाट आर एडवांटेजेस डिराइव फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट? कॉस्ट शीट बनाने के क्या फायदे हैं? और हमें कॉस्ट शीट का जो है गिव अ स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट का जो है हमें फॉर्मेट बताना है। ओके, तो कॉस्ट शीट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट हम बोले जो कि किस फॉर्म में होता है, कॉलम या टेबल फॉर्म में होता है। ओके, जो कि क्या बताता है हमें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को जानने के लिए हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, उसमें वेरियस एक्सपेंसेस जो हैं वो ऐड करते हैं, जिससे हमें टोटल कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की पता पड़ती है ना। उसके बाद हम चाहें तो उस कॉस्ट शीट में प्रॉफिट ऐड करके जो है हम अपना सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं। ये होती है कॉस्ट कॉस्ट शीट, है ना। किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में जो है एक कॉलम फॉर्म में बोले या टेबुलर फॉर्म में जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को जानना, है ना, तो वो होता है हमारी कॉस्ट शीट। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कॉस्ट शीट को बनाने के? तो लेट अस सीक द एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट शीट। हेल्पफुल टू मैनेजर्स, मैनेजर्स को हेल्पफुल है। क्यों हेल्पफुल है? क्योंकि वो उसके बेस पे डिसीजन ले सकते हैं, वो ये जान सकते हैं कि उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। ठीक है। फिर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, कॉस्ट शीट से आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पता पड़ सकती है। दैट मीन्स कितना जो है आपका फैक्ट्री ओवरहेड लगा है, कितना आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लगा है, आपका प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट क्या थी, उसमें लेबर कितना जुड़ा है। तो ये सब वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है आपको मिल सकती है। ओके, सेलिंग प्राइस जो है हम डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि टोटल कॉस्ट आ गया वहां पे, बस हमें प्रॉफिट परसेंटेज जोड़ के जो है उसकी सेलिंग प्राइस जो है हम डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर रिलेशन विद टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट से कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट को जो है हम जान सकते हैं, तो इट हैज अ रिलेशन विद टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट हम जान सकते हैं। ये इसके एडवांटेजेस हैं। कंपैरिजन हम कर सकते हैं। कंपैरिजन, जब भी हम कंपैरिजन की यदि हम बात करें तो कंपैरिजन किससे करेंगे? प्रीवियस ईयर से, कि प्रीवियस ईयर हमने जब प्रोडक्शन किया था या प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट ये आई थी, इस बार ये आई है। व्हाट आर द वेरियस रीजंस? रीजंस क्या है जिससे अगर टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो, है ना, या टोटल कॉस्ट कम हो रही है तो उसके पीछे रीजंस क्या है, ताकि जो है फर्दर डिसीजन जो है उसके अकॉर्डिंग लिया जाए। तो ये एडवांटेजेस होते हैं कॉस्ट शीट के। ओके, अब हम कॉस्ट शीट का जो है स्पेसिमेन देख लेते हैं, किस तरीके से कॉस्ट शीट एक्चुअली बनाई जाती है। ओके, हमारे सामने है स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट शीट, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ओके, तो टेबुलर फॉर्म में होता है, एक डिस्क्रिप्शन का जो है कॉलम होता है, देन टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट। मटेरियल, जो मटेरियल आप लेकर आए हैं उसका टोटल कॉस्ट लिख सकते हैं, और पर यूनिट कॉस्ट भी, जितने यूनिट्स हैं उस पर पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरीके से डायरेक्ट लेबर, यानी जो वेजेस आपने लेबर्स को दी है फॉर द प्रोडक्शन पर्पस, है ना, दैट इज वेजेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसके अलावा जो अदर एक्सपेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्ट्रॉय वगैरह जो हैं, फ्यूल एंड पेट्रोलियम चार्जेस रिलेटिंग टू मटेरियल कंजप्शन, है ना, उसके लिए जो है हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये सब ऐड। अब इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो जो कॉस्ट आती है उसे कहते हैं हम प्राइम कॉस्ट। दैट इज पहली कॉस्ट, मिनिमम ये हम मटेरियल लेकर आए और उसमें ये खर्चा लगा है, उसे हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ठीक है। उसमें यदि हमने फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ दिया, ये जो एक्सपेंसेस हैं दोस्तों, ये है हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपको थ्योरेटिकल वे में भी आ सकता है कि कॉस्ट के कंपोनेंट्स को बताइए, जहां हमने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट देखा, यदि आपको याद हो तो वहां पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्टली कंज्यूम जो किया है मटेरियल, उसके लिए जो एक्सपेंसेस है, तो उससे आपकी आती है आपकी प्राइम कॉस्ट। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में फैक्ट्री ओवरहेड आप जोड़ देते हो, दैट मीन्स फैक्ट्री के समय जो है आपने खर्चा किया है, फैक्ट्री के ऊपर किया है, जैसे कि हमने बात की थी डेप्रिसिएशन, सैलरी टू द स्टाफ, इस तरीके के खर्चे जो है फैक्ट्री ओवर। अभी हम डिटेल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे, तो वो आ जाएगा आपका फैक्ट्री कॉस्ट। फिर उसमें ऑफिस एक्सपेंसेस जोड़ दोगे आप। ओके, रेंट वगैरह देना, तो ये आ जाएगा आपका ऑफिस एक्सपेंसेस। तो उससे जो है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता है।
टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में यदि आपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जैसे कि एडवर्टाइजमेंट या सेल्स के लिए जो आपने खर्चे किए हैं, फॉर एग्जांपल पैकिंग के लिए किए हैं, कुछ सैंपल डिस्ट्रीब्यूट के, वो एक्सपेंसेस यदि आप जोड़ देंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगी। यहाँ टोटल कॉस्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर यूनिट लिखेंगे। ओके, और उसमें जो है आप प्रॉफिट ऐड कर दीजिए, और प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो है हमारा जो है क्या निकल कर आएगा, दैट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। उसको चाहे हम पर यूनिट में भी निकाल सकते हैं एंड टोटल सेलिंग प्राइस भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है कॉस्ट शीट, और उसका जो है किस तरीके से हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं। तो इनिशियल डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट तक जो है हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और उसके बाद हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करके टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट निकालते हैं, उसमें प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस आता है। ठीक है, ये हो गई हमारी कॉस्ट रेट। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इज मेंट बाय ओवरहेड्स, हाउ कैन दिस बी क्लासिफाइड, इनको कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ठीक है, अब ओवरहेड की यदि हम बात करें तो हमने जैसे फर्स्ट यूनिट में और अभी भी हमने कॉस्ट शीट में देखा कि एक्सपेंसेस को, जहां हमने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट बोला था, एक्सपेंसेस को जो है हम दो तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं। वन इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके, डायरेक्ट, और दूसरा जो है होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमने क्या देखा कि यहाँ तो आपका मटेरियल लगा है जो, उसको हमने दे दिया लेबर, और इसके अलावा जो आपने डायरेक्टली एक्सपेंसेस यूज किए हैं उस प्रोडक्ट को लाने में, दैट इज उस मटेरियल को लाने में, दैट एक्सपेंसेस आर नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमें यहाँ इसको अलग करना है। जब हम ओवरहेड की बात करेंगे, हमारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आते हैं ओवरहेड्स में, जैसे कि फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, है ना। इसको हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड में, आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स, वर्क ओवरहेड्स, जिसे जो है हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कहते हैं। आप चाहें तो लिख लीजिए, आपको हेल्पफुल रहेगा, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, या फिर आप जब डिटेल क्वेश्चंस लिखते हैं और उसमें आप ये चीजें लिखेंगे तो इट पुट अ गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर। ओके, या फिर इसे हमने अभी एक और शब्द देखा था, फैक्ट्री ओवरहेड। तो इस तरीके से जो है वर्क ओवरहेड, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं, ये एक्सेस एक्सपेंसेस है जो आपके फैक्ट्री प्रीमाइसेस में होते हैं। यदि हम इसकी बात करें कि ये क्या हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका डेप्रिसिएशन, क्योंकि मशीनरी यूज होती है आपकी फैक्ट्री में, तो उनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। उन पर रिपेयर्स हो सकता है, मेंटेनेंस हो सकता है, या है ना, रिन्यूअल हो सकता है। तो दिस विल कम अंडर द वर्किंग ओवरहेड्स। ठीक है, फिर जो है वर्क ओवरहेड, जिसे हम फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं, उसके बाद आता है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड, दैट मीन्स ये आपको हेल्प करते हैं, पॉलिसी बनानी है जब किसी को, वर्कर्स को, स्टाफ को, तो उनको क्या देना पड़ेगा हमें, यस और नो, सैलरी देना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा रेंट यदि आप पे कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, दैट कम्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। रेंट पेड, सैलरी, इस तरीके के एक्सपेंसेस जो हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होंगे। फिर जो है हम बात करें, दैट मीन्स आपके ऑफिस में जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो वर्क ओवरहेड, फैक्ट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, मतलब वर्क ओवरहेड में फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो जाएंगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दैट मीन्स आपके ऑफिस में जो खर्चे हो रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्री एंड ऑफिस। अब थर्ड जो है आता है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। चाहे तो हम इसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को अलग भी कर सकते हैं और साथ में भी लिख सकते हैं। सेल्स को बनाने के लिए जो एक्सपेंस आप कर रहे हैं उसे हम कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब इसमें क्या आ सकता है, आपका एडवर्टाइजिंग का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। फिर क्या आ जाएगा आपका, एडवर्टाइजमेंट के अलावा जो है हमने किसी को सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट किए ताकि हमारी सेल्स जो है इंक्रीज हो सके, ये हो गया। आपने पैकेजिंग में जो है अच्छा खासा खर्चा किया है ताकि आपका प्रोडक्ट की पैकेजिंग जो है बहुत ही अट्रैक्टिव लगे, तो इस तरीके के खर्चे जो है वो आ जाएंगे आपके सेलिंग ओवरहेड्स में। वहीं डिस्ट्रीब्यूशन की यदि अगर हम अलग से बात करें, तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, गुड्स को कहाँ रखेंगे आप, वेयर हाउसेस में, तो वेयर हाउस का क्या देना पड़ेगा आपको, रेंट। तो इस तरीके के खर्चे जो हैं आपको
बोल सकते हैं कि ये आते हैं आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ट्रक लोडिंग अनलोडिंग हो रही है तो वो आपसे पैसे मांगेगी कि नहीं, तो ये सब जो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। तो इस तरीके से इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं 3 सेक्शन में या 4 सेक्शन में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को हम अलग भी लिख सकते हैं। ओके। और इसके एग्जांपल्स जो हैं आप लिख लीजिए, जैसे कि हमने वर्किंग ओवरहेड में डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, मेंटेनेंस लिखा, वैसे ही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एडवर्टाइजमेंट, ये इसके एग्जांपल्स में। ठीक है। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज मशीन अवर रेट? मशीन अवर रेट क्या होता है एंड हाउ कैन फाइंड आउट मशीन अवर रेट? मशीन रेट को कैसे फाइंड कर सकते हैं? मशीन अवर रेट का मतलब है कि आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ अ मशीनरी। 1 घंटे में जो है आपकी मशीन चलती है तो उसका कॉस्ट क्या है, उसे हम कहते हैं मशीन अवर रेट इन द सिंपल वर्ड्स। है ना, हमारे सामने भी है, कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मशीन फॉर 1 आवर। 1 घंटे में जो मशीन चलती है उसकी कॉस्ट क्या है, तो वो जानना जो है हम उसको बोल सकते हैं दैट इज मशीन अवर रेट। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, मशीन अवर रेट इक्वल्स टू प्रोडक्शन ओवरहेड। दैट मीन्स जो आपका खर्चा आया है पर्टिकुलर प्रोडक्शन में, एंड नंबर ऑफ मशीन आवर्स, टोटल मशीन आवर्स आपके कितने लगते हैं वो। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से यदि हम समझें तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ अ मशीन ए, जो है 50,000 का खर्चा आ रहा है। प्रोडक्शन ओवरहेड जिसे हमने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड कहा था, है ना, 50,000 का आपका खर्चा आ रहा है। नंबर ऑफ मशीन आवर्स जो है 4,000। यदि हम उसको इस फॉर्मूले में पुटअप करें, 50,000 हो गया आपका टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड, और टोटल नंबर ऑफ मशीन आवर्स हैं आपके 4,000। तो इसको यदि हम कैंसिल करें तो 4 1 4, 2 12.5 जो है पर आवर का आपका खर्चा आ गया, है ना, रुपीज 12.5 रुपीज जो है आपका पर आवर का मशीन का खर्चा आ गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी रेस हो सकता है कि आपकी मशीनरी बाय चांस आप 20 आवर्स चला रहे हैं पर डे में, तो कितना खर्चा आएगा। तो आप उसको क्या करेंगे, 1 घंटे का आ गया, 1 आवर का आ गया, तो 20 आवर्स इंटू 12.5। ओके, तो कितना हो जाएगा आपका, 250 रुपीज जो है आपका मशीन का खर्चा आ रहा है पर्टिकुलर डे का। तो इस तरीके से जो है हम मशीन आवर रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है हमारी यूनिट सेकंड जो है वो कंप्लीट होती है। और अब हम चलते हैं हमारे यूनिट थर्ड की तरफ।